क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। नीचे 8 ट्रांजैक्शंस गिवन है और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और यूं हर एक ट्रांजैक्शन के 2.5 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, सबसे पहली ट्रांजैक्शन लिखी हुई है कि पेड वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट ₹3000। अच्छा जी, इस ट्रांजैक्शन के मुताबिक ऑफिस की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, यानी कि ऑफिस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की पे की गई वेजेस को वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। लग तो ऐसा ही रहा है कि इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन आप ये बात रिकॉल करें कि किसी भी फिक्स्ड एसेट यानी कि नॉन करंट एसेट की परचेजिंग या कंस्ट्रक्शन पर होने वाले तमाम एक्सपेंसेस बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं और उनको उस एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है और यूं उस नॉन करंट एसेट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है। और हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स साल में एक बार या सालों बाद एक बार होते हैं और ये बिजनेस को चलाने वाले एक्सपेंडिचर्स नहीं होते। ठीक है ना। और वेजेस अकाउंट नो डाउट एक एक्सपेंस अकाउंट है, लेकिन ये रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट है, यानी कि बिजनेस के रनिंग एक्सपेंसेस यानी कि बिजनेस को चलाने के एक्सपेंसेस में से एक एक्सपेंस अकाउंट है। नाउ बैक टू द क्वेश्चन, हमें यहाँ दो अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं, एक ऑफिस बिल्डिंग का जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का अकाउंट है और दूसरा वेजेस का जो कि एक एक्सपेंस अकाउंट है। इन दोनों के टी अकाउंट्स बना लेते हैं और ये बात तो आपको याद ही है ना कि एसेट्स और एक्सपेंसेस अकाउंट्स का बिहेवियर सेम होता है, यानी कि इंक्रीज या क्रिएट होने पर डेबिट किए जाते हैं और डिक्रीज या ख़त्म होने पर क्रेडिट किए जाते हैं। ठीक है, अब सिचुएशन कुछ यूं है कि ऑफिस बिल्डिंग की कॉस्ट को इंक्रीज करना चाहिए था और इसकी डेबिट साइड पर कैश अकाउंट और 3000 लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया, बल्कि वेजेस एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड में कैश अकाउंट और ₹3000 लिख दिया, जो कि एक एरर है। ठीक हो गया। अब वेजेस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखे हुए 3000 को रेक्टिफाई करने के लिए ना तो इसको इरेज करना है और ना ही ओवरराइट करना है, बल्कि इसकी क्रेडिट साइड पर यही 3000 लिखेंगे और साथ में यहाँ ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट लिखने का मतलब ये है कि ये अमाउंट ऑफिस बिल्डिंग में ट्रांसफ़र कर दी गई है। ठीक है, अब चूँकि ये ऑफिस बिल्डिंग में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं तो यहाँ ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट की डेबिट साइड में 3000 लिखेंगे और साथ में लिखेंगे कि वेजेस अकाउंट, यानी कि ये अमाउंट वेजेस अकाउंट से आई है। ठीक हो गया। अब इसकी जर्नल एंट्री बना लेते हैं और इसके लिए आप किसी भी टी अकाउंट को एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं और जर्नल एंट्री पास करने का तरीका ये होता है कि जिस अकाउंट को एज ए रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, अगर उसकी डेबिट साइड पर किसी अकाउंट को लिखा है तो उस रेफरेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं। मतलब ये हुआ कि वो रेफरेंस अकाउंट बेसिकली खुद डेबिट हो रहा है। ठीक हो गया। और अगर क्रेडिट साइड पर लिखा है तो उस रेफरेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। चलें, ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट को एज ए रेफरेंस अकाउंट यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। चूँकि इसकी डेबिट साइड पर लिखा है तो ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं 3000 के साथ और जिस अकाउंट को लिखा है उसको क्रेडिट कर लेते हैं, यानी कि वेजेस अकाउंट को। ठीक हो गया। और नीचे नरेशन के लिए आप ऐसा करें कि ओरिजिनल स्टेटमेंट को यहाँ लिखें, पेड वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, और कॉमा लगाकर ये लिख दें नाउ रेक्टिफाइड। ठीक हो गया। दूसरी ट्रांजैक्शन लिखी हुई है कि सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹6000 क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अच्छा जी, फर्नीचर एक फिक्स्ड एसेट है और फिक्स्ड एसेट की सेल्स नहीं कहलाती, क्योंकि फर्नीचर को बिजनेस यूज़ के लिए लिया जाता है, ना कि सेल करने के लिए, और इसीलिए फिक्स्ड एसेट की सेल्स बिजनेस की कैपिटल रिसीट होती है और परचेज की हुई गुड्स को अगर इन्वेंट्री समझ भी लें
तो इन्वेंट्री नो डाउट एक एसेट है और ये एसेट बिजनेस यूज़ के लिए नहीं बल्कि रीसेल के लिए लिया जाता है, ठीक है। और यूं इसकी सेल्स बिजनेस की रेवेन्यू इनकम होती है। चलें इसको भी समझने के लिए दो टी अकाउंट्स बना लेते हैं, एक फर्नीचर अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। आपको पता है कि एसेट्स अकाउंट इंक्रीज या क्रिएट होने पर डेबिट होते हैं और डिक्रीज या ख़त्म होने पर क्रेडिट। इस ट्रांजैक्शन की वजह से फर्नीचर एसेट डिक्रीज हुआ तो इसको क्रेडिट होना चाहिए। तो चलें इसकी क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट लिख लेते हैं, क्योंकि इस ओल्ड फर्नीचर को सेल करके कैश मिला होगा, लेकिन एरर ये है कि यहाँ कैश नहीं लिखा गया। और हुआ कुछ यूँ कि इस ट्रांजैक्शन को मिस्टेकनली सेल्स कंसिडर कर लिया गया और सेल्स बेसिकली एक इनकम अकाउंट है और इनकम्स भी जब इंक्रीज या जनरेट होती हैं तो क्रेडिट होती हैं और जब डिक्रीज या ख़त्म होती हैं तो डेबिट। चूँकि इसको सेल्स कंसिडर किया गया तो इसीलिए सेल्स की क्रेडिट साइड पर कैश अकाउंट लिख दिया गया। यहाँ तक तो हो गया एरर। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए ना तो इसको ओवरराइट करना है और ना ही इरेज करना है, बल्कि अगर इतनी ही अमाउंट डेबिट में लिख दें तो क्रेडिट साइड पर लिखे हुए 6000 का इफ़ेक्ट कैंसिल हो जाएगा। और चूँकि डेबिट साइड में लिखे हुए 6000 को हम फर्नीचर अकाउंट में सेंड करना चाहते हैं तो लिख लेते हैं फर्नीचर अकाउंट। और चूँकि सेल्स अकाउंट की डेबिट साइड पर फर्नीचर अकाउंट लिखा है तो इसीलिए फर्नीचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिख लेंगे सेल्स अकाउंट, ये बताने के लिए कि ये अमाउंट सेल्स अकाउंट से आई है। और साथ लिख लेते हैं 6000। टी अकाउंट से जर्नल एंट्री बनाने के लिए जो रूल ऊपर वाली पहली ट्रांजैक्शन में फॉलो किया था उसी को फॉलो करते हुए इन दोनों टी अकाउंट्स में से किसी एक को चूज़ कर लेते हैं। चलें फर्नीचर अकाउंट को चूज़ कर लेते हैं। चूँकि फर्नीचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखा गया है तो इसका मतलब है कि फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा और जो अकाउंट यहाँ लिखा गया है उसको डेबिट कर लेते हैं। और नरेशन लिख लेते हैं कि सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹6000 क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक हो गया। थर्ड ट्रांजैक्शन लिखी हुई है कि पेड ₹400 फॉर द परचेज ऑफ अ टेबल पोस्टेड टू परचेजेस अकाउंट। अच्छा, याद रखें कि टेबल की परचेजिंग बेसिकली फर्नीचर की परचेजिंग है, तो इस ट्रांजैक्शन में भी दो अकाउंट्स फर्नीचर अकाउंट और परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व हैं। इनको समझने के लिए इन्हीं दो अकाउंट्स के 3 अकाउंट्स बना लेते हैं। आपको पता ही है कि फर्नीचर अकाउंट एक एसेट अकाउंट है और परचेजेस अकाउंट एक एक्सपेंस अकाउंट है। लेकिन अगर परचेज की हुई गुड्स को कि जिनको सेल करने के लिए ख़रीदा गया हो, अगर आप इन्वेंट्री समझते हैं तो परचेजेस अकाउंट को भी एसेट अकाउंट कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन हम इसको एक्सपेंस अकाउंट ही कंसीडर करेंगे। और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तो आपको पता ही है। इस ट्रांजैक्शन की वजह से फर्नीचर यानी कि फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हुआ है तो इसकी डेबिट साइड में यहाँ कैश अकाउंट लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया, बल्कि परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड में कैश अकाउंट लिख दिया गया। यानी कि फर्नीचर एसेट को इंक्रीज करने के बजाय परचेजेस एक्सपेंसेस अकाउंट को इंक्रीज कर दिया गया। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए परचेजेस अकाउंट की क्रेडिट साइड में 400 लिखेंगे तो इफ़ेक्ट कैंसिल हो जाएगा और साथ यहाँ लिख देते हैं फर्नीचर अकाउंट, ये बताने के लिए कि ये 400 फर्नीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और यहाँ फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड में आकर परचेजेस अकाउंट लिखेंगे, ये बताने के लिए कि ये 400 परचेजेस अकाउंट से यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं। अब टी अकाउंट से जर्नल एंट्री बना लेते हैं और ये देखें कि रेक्टिफाई करने के लिए फर्नीचर अकाउंट की डेबिट में रिकॉर्ड करने का मतलब ये हुआ कि फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे
तो चलें इसको डेबिट कर लेते हैं और इसके सामने लिख लेते हैं 400 और डेबिट साइड में चूँकि परचेजेस अकाउंट लिखा है तो यहाँ इसको क्रेडिट कर लेते हैं और यहाँ भी 400 लिख लेते हैं और नीचे नरेशन लिख लेते हैं paid rupees 400 for the purchase of a table posted to purchases account now rectified. फोर्थ ट्रांजैक्शन लिखी हुई है कि ₹700 withdrawn by the proprietor debited to salaries account. इस ट्रांजैक्शन में भी दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक ड्राइंग्स अकाउंट और दूसरा सैलरीज अकाउंट। आप ये तो जानते हैं कि सैलरीज अकाउंट्स एक्सपेंस अकाउंट है, लेकिन ड्राइंग्स अकाउंट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देयर आर 5 अकाउंटिंग हेड्स: assets, expenses, liabilities, incomes and capital. सरप्राइजिंगली ड्राइंग्स इन पांचों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं है क्योंकि ये एक कॉन्ट्रा अकाउंट है। कॉन्ट्रा अकाउंट का मतलब है कि किसी अकाउंट का ऑपोजिट अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट बेसिकली कैपिटल अकाउंट का कॉन्ट्रा अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करने के लिए ये अकाउंट यूज होता है। चूँकि ये कैपिटल का ऑपोजिट यानी कि कॉन्ट्रा अकाउंट है तो इसकी नेचर कैपिटल अकाउंट की नेचर के ऑपोजिट होगी और आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट की डिफ़ॉल्ट नेचर क्रेडिट होती है, यानी कि कैपिटल के इंक्रीज होने पर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो ड्राइंग्स अकाउंट की डिफ़ॉल्ट नेचर ऑपोजिट अकाउंट होने की वजह से डेबिट होगी, यानी कि ड्राइंग्स इंक्रीज होने पर ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया जाता है। ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है कि प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स की, तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से ड्राइंग्स इंक्रीज हो गई, तो इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट की डेबिट साइड में कैश अकाउंट और 700 लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि इसको एक्सपेंस कंसिडर करके सैलरीज अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दिया गया और यूं ये एरर हो गया। अब इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट में 700 लिखेंगे तो डेबिट साइड में लिखे हुए 700 का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो साथ ही यहाँ लिख लेते हैं ड्राइंग्स अकाउंट कि ये अमाउंट ड्राइंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र की जा रही है और यहाँ ड्राइंग्स अकाउंट की डेबिट साइड में आकर सैलरीज अकाउंट और 700 लिखेंगे कि ये अमाउंट सैलरीज अकाउंट से ट्रांसफ़र हुई है। एरर तो रेक्टिफाई हो गया। अब इसकी रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री बनाने के लिए ड्राइंग्स अकाउंट को ही एज ए रेफरेंस अकाउंट कंसीडर कर लेते हैं। अब चूँकि ड्राइंग्स अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री लिखी है तो इसलिए डेबिट कर लेते हैं ड्राइंग्स अकाउंट को और यहाँ 700 लिख लेते हैं और डेबिट साइड में लिखे हुए सैलरीज अकाउंट को क्रेडिट में लिखकर अमाउंट लिख लेते हैं 700 और नीचे नरेशन लिख लेते हैं कि ₹700 withdrawn by the proprietor debited to salaries account now rectified. फिफ्थ ट्रांजैक्शन लिखी हुई है कि द सेल्स बुक वाज अंडरकास्टेड बाय ₹500। ये ट्रांजैक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बज़ाहिर कोई भी टी अकाउंट इन्वॉल्व हुआ नज़र नहीं आ रहा। चलें इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जितनी भी सेल्स होती हैं तो उनको उनकी सेल्स इनवॉइसेस के थ्रू सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर लिया जाता है और आपको पता ही होगा कि सेल्स डे बुक की अपनी कोई भी डेबिट या क्रेडिट साइड नहीं होती, ये सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। सेल्स डे बुक का अपना एक लेजर होता है जिसमें बिजनेस के तमाम डेटर्स के टी अकाउंट्स होते हैं। अब होता कुछ यूँ है कि सेल्स डे बुक में से 1 बाय 1 एंट्री सेल्स लेजर में रिस्पेक्टिव डेटर्स यानी कि मुतल्लका डेटर्स के टी अकाउंट्स में लिख दी जाती हैं और जबकि सेल्स डे बुक का टोटल करके इसको जनरल के लेजर में सेल्स अकाउंट में लिख दिया जाता है और यूं हमें इस एरर में एक टी अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ गई है और उसका नेम है सेल्स अकाउंट। अब मुझे उम्मीद है कि आप कुछ तो समझ गए हैं कि एरर कहाँ है और इस एरर का इफ़ेक्ट कहाँ हो रहा होगा। चलें फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। सेल्स बुक वाज अंडरकास्टेड बाय ₹500 का मतलब है कि सेल्स डे बुक का टोटल ही गलत हुआ।
फॉर एग्जांपल अगर टोटल 10,000 होना चाहिए था तो किसी वजह से टोटल 9,500 बना और यूं सेल्स डे बुक 500 की अमाउंट से अंडरकास्ट हो गई। जी हाँ, आप सही समझे कि अंडरकास्ट का मतलब है कम टोटल। चूंकि डेटर्स के टी अकाउंट में रिकॉर्डिंग 1 बाय 1 होती है तो इस अंडरकास्टिंग का डेटर्स अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो इफेक्ट किधर है? अभी अभी बात हुई थी कि सेल्स डे बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में लिखा जाता है। तो अगर टोटल ही कम हुआ है तो इसीलिए कम टोटल ही सेल्स अकाउंट में लिखा जाएगा। तो चले हम इसी सपोज की हुई अमाउंट को सेल्स अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। सिंस इसको 9,500 नहीं बल्कि 10,000 होना चाहिए था तो इसको 10,000 करने के लिए हम सेल्स अकाउंट को इंक्रीज करेंगे यानी कि क्रेडिट करेंगे और यहाँ लिखेंगे 500। तो यूं अब ये टोटल 10,000 हो गया। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर्स के कॉलम में किस अकाउंट का नेम लिखें? वी डोंट हैव एनी अदर अकाउंट जो कि इफेक्ट हुआ हो क्योंकि बाकी तमाम अकाउंट्स बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम यहाँ एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नेम है सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ सस्पेंस अकाउंट लिख लेते हैं कि ये अमाउंट सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र की जा रही है और सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड में सेल्स अकाउंट और 500 लिखेंगे। एरर रेक्टिफाई हो गया और इसकी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री बनाने के लिए सेल्स अकाउंट को ही यूज़ कर लेते हैं। चूँकि सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर सस्पेंस अकाउंट और 500 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और इस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। और नरेशन में लिखेंगे कि द सेल्स बुक वाज अंडरकास्टेड बाय ₹500 नाउ रेक्टिफाइड। ट्रांजैक्शन नंबर 6 लिखी हुई है कि सेल्स टू ताहिर ₹6,000 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। इस ट्रांजैक्शन में सेल्स अकाउंट जो कि इनकम अकाउंट है और ताहिर अकाउंट जो कि डेटर यानी कि एसेट अकाउंट है। चलें ये दोनों टी अकाउंट्स बना लेते हैं। इस ट्रांजैक्शन की वजह से सेल्स यानी कि इनकम में इंक्रीज हुआ तो इसीलिए सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होनी चाहिए थी जैसे कि ताहिर अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में 6,000 और ऐसा ही हुआ। और इस ट्रांजैक्शन की वजह से ताहिर यानी कि एसेट अकाउंट इंक्रीज हुआ तो इसकी डेबिट साइड में सेल्स लिखना था और साथ में 6,000 लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि इसके ऑपोजिट हुआ यानी कि क्रेडिट साइड में सेल्स अकाउंट और 6,000 लिख दिया गया और एरर हो गया। इसकी रेक्टिफिकेशन थोड़ी सी टेक्निकल है। होना तो यही चाहिए कि मैं डेबिट साइड में 6,000 लिख दूं मगर इस तरह करने से सिर्फ इफ़ेक्ट कैंसिल होगा, रेक्टिफिकेशन नहीं होगी। तो रेक्टिफाई करने के लिए वंस अगेन 6,000 डेबिट करना होगा ताकि अमाउंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रिकॉर्ड हो सके। उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। तो हम यहाँ 12,000 डेबिट में लिखेंगे लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर्टिकुलर्स में कौन सा अकाउंट लिखेंगे? क्या सेल्स लिखेंगे? नहीं, क्योंकि सेल्स तो ऑलरेडी करेक्टली रिकॉर्डेड है। ये देखें, सेल्स अकाउंट इंक्रीज होने पर इसको क्रेडिट होना चाहिए था और सेल्स अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिट हुआ पड़ा है। तो फिर यहाँ कौन सा अकाउंट लिखेंगे? याद रखें कि जब सिंगल अकाउंट एरर हो तो सेकंड अकाउंट के लिए सस्पेंस अकाउंट को यूज़ किया जाता है और इसीलिए इस 12,000 के सामने हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट और यूं रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। प्रिंसिपली तो हमें सस्पेंस का भी टी अकाउंट बना लेना चाहिए लेकिन यहाँ हम ताहिर अकाउंट को ही यूज़ करके अपनी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। सो वी डोंट नीड टू क्रिएट द सस्पेंस अकाउंट इन दिस केस। जर्नल एंट्री के लिए देखें हमने ताहिर अकाउंट की डेबिट साइड में पोस्टिंग की है तो इसका मतलब ताहिर अकाउंट को डेबिट कर लें विद ₹12,000 और दूसरे अकाउंट को यानी कि सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर लें विद
12,000 और नीचे नरेशन लिख लेते हैं कि सेल्स टू ताहिर ₹6,000 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है जी। ट्रांजैक्शन नंबर 7 लिखी हुई है कि रेंट पेड ₹2,000 पोस्टेड ट्वाइस। ऑब्वियसली रेंट कैश या चेक के थ्रू ही पे किया गया होगा, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि कैश में पे किया गया। तो दो टी अकाउंट्स, कैश अकाउंट जो कि एसेट अकाउंट है और रेंट अकाउंट जो कि एक्सपेंस अकाउंट है, बना लेते हैं। जब रेंट पे किया तो रेंट एक्सपेंस के इंक्रीज होने की वजह से इसको डेबिट करना चाहिए था और यहाँ डेबिट साइड में कैश अकाउंट और साथ में 2000 लिखना चाहिए था। और इस ट्रांजैक्शन की वजह से चूंकि कैश यानी कि एसेट डिक्रीज हुआ, तो इसकी क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए था रेंट अकाउंट विद 2000। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एरर ये हुआ कि इसको 2 दफ़ा रिकॉर्ड कर लिया गया, यानी कि रेंट अकाउंट को दोबारा डेबिट कर लिया गया 2000 के साथ और कैश अकाउंट को भी दोबारा क्रेडिट कर लिया गया 2000 के साथ। इसकी रेक्टिफिकेशन बहुत सिंपल और इजी है। ये जो दोबारा एंट्री हुई है ना, इसको बस रिवर्स कर दें तो रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। यानी कि कैश अकाउंट डेबिट कर दें और यहाँ लिख लें रेंट अकाउंट विथ 2000। इस तरह करने से जो एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गया था वो रेक्टिफाई हो जाएगा और रेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दें कैश अकाउंट विथ 2000 और ऐसा करने से यहाँ भी जो रेंट डबल डेबिट हो गया था वो रेक्टिफाई हो जाएगा। अब इसकी जर्नल एंट्री लिख लेते हैं कि कैश अकाउंट डेबिटेड विद ₹2000 और रेंट अकाउंट क्रेडिटेड विद ₹2000 और इसकी नरेशन ये होगी कि रेंट पेड ₹2000 पोस्टेड ट्वाइस नाउ रेक्टिफाइड। अच्छा जी, लास्ट ट्रांजैक्शन नंबर 8 लिखी हुई है कि क्रेडिट परचेजेस ₹4000 was not recorded in the books। अच्छा जी, इस तरह की ट्रांजैक्शन आ जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसको एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। आप खुद ही समझ गए हैं ट्रांजैक्शन को रीड करके कि इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, तो सिंपली इसकी जर्नल एंट्री पास कर दें, यही काफ़ी है और हमें कोई भी टी अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं। इस ट्रांजैक्शन के लिए डेबिट करें परचेजेस अकाउंट को, क्योंकि ये एक्सपेंस अकाउंट है विद ₹4000 एंड क्रेडिट कर दें क्रेडिटर अकाउंट को, क्योंकि क्रेडिट पर परचेजेस की हैं विद ₹4000 एंड इसकी नरेशन होगी कि क्रेडिट परचेजेस ₹4000 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स नाउ रिकॉर्डेड। उम्मीद है कि आपको हर एक ट्रांजैक्शन समझ आ गई होगी। ठीक है।